अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर 5 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स 1 है। मतलब आपके 2 लेसन होंगे। लेसन 6 ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग का सेकंड होगा पार्ट। और इस लेसन में आप लोगों ने डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग व्हाट योर डॉक्यूमेंट नीड्स टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल। आपके कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, जो कामयाबी हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंक विद द ऑडियंस एनालिसिस कवर्ड इन द लास्ट लेसन। आप लोगों को मैंने पिछले लेसन में बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, अपना पर्पस, अपना मकसद जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो ऑडियंस को एनालाइज करने के लिए बहुत मदद करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में आखिर क्या बात लिखी हुई है और आप क्या कहना चाह रहे हैं ऑडियंस से। पर्पस ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट्स लिखने के पर्पस आप लोगों ने बताने हैं। डॉक्यूमेंट आपके जो होते हैं उनका पर्पस 2 टाइप्स का होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट होता है। आप लोगों का ये MCQs के लिहाज से भी आ सकते हैं। और document purpose, document should be created for explicit purpose or goals that both the writer and the reader would readily agree on। वो आपके डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लिसिट पर्पस पे हम बेस हों और रीडर और राइटर दोनों जो हैं उस डॉक्यूमेंट को मानने के लिए तैयार हों। और although there are many explicit purposes for creating a scientific or technical documents, there are 4 general categories। 4 कैटेगरीज होती हैं डॉक्यूमेंट पर्पस में एक्सप्लिसिट पर्पस की। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या तो हम लोग इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं। टू गिव इंस्ट्रक्शन, या हम लोग किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि हाँ आप ये काम कर लो और ये इस काम से आप लोग ना करो इस काम को। टू परसूट द रीडर। और 4th पॉइंट है टू एनेक्ट और टू आर प्रोहिबिट समथिंग। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए एक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, लिखते हुए, वो क्या है। मेक द एक्सप्लिसिट पर्पस क्लियर एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन एन एब्स्ट्रैक्ट and executive summary and introduction or all of these। sometimes a formal statement of objective is called for। एक्सप्लिसिट पर्पस में आपने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट में बात लिख रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना हो जो इधर उधर की हो। ये आपके MCQs में आ सकता है कि आपने जब भी एक्सप्लिसिट पर्पस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना है, वो डॉक्यूमेंट उसका खुलासा जो है वो बिगनिंग में कर देना चाहिए। एंड एग्जीक्यूटिव समरी, उसकी समरी जो है एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। और इंट्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि सारा आपका जो डॉक्यूमेंट लेटर आप जो भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको आप 1-2 पेज तक इंट्रोडक्शन ही लेके जाएं और जो मेन बात है वो एंड पे हो और वहाँ तक कोई आपका रीडर पहुँच ही ना सके। नेक्स्ट है इन एडिशन टू एक्सप्लिसिट गोल्स, हाउएवर राइटर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट विद अनस्टेटेड बट स्टिल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट गोल इन माइंड। उनके जो भी चीज़ वो लिख रहे हैं, ये आपका MCQs हो सकता है कि जो भी वो चीज़ लिख रहे हैं उनका एक्सप्लिसिट जो गोल है, इम्प्लिसिट गोल सॉरी, वो उनके माइंड में होगा, लेकिन फिर भी वो बात जो है अपनी डॉक्यूमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। Among the most common of these goals are to establish a relationship, to create trust and credibility, and to document action। और उनका जो गोल होता है किसी भी लिखने वाले का, डॉक्यूमेंट जो भी लिख रहा होगा, ये आपका MCQs होगा। उन्होंने क्या करना था कि रिलेशनशिप बनाना था। अब रिलेशनशिप कैसे बनाना था, ज़ाहिर बात है जब वो अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी जो भी बात बतानी है वो रीडर ने पढ़नी है, तो रीडर तब तक उनकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेगा जब तक उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा। वो रिलेशनशिप क्या होगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट को, लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट है उनको अच्छे तरीके से फील करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और उनको
ये लगे कि आप जो भी काम उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए करेंगे, उनको ट्रस्ट होना चाहिए आप पे, और अच्छे तरीके से आप उनका काम कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? एक्सप्लिसिट पर्पस मीन द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड। एक्सप्लिसिट पर्पस का मतलब क्या है कि वो बात आपने जो भी डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें क्लियरली आपने अपनी बात जो है बयान कर देनी है, कोई उसमें छुपे या दबे अल्फाज में बात नहीं करनी। As discussed earlier, most scientific documents have as their principal explicit purpose one or more of the following action। अब डॉक्यूमेंट जो साइंटिफिक पर्पस होते हैं उनमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे आपको क्लियरली स्टेटेड बात बता देते हैं कि ये चीज़ आपको बीमारी है और ये चीज़ आपने दवाई इस तरह लेनी है और आपकी बीमारी क्योर होगी। इसी तरह अगर जो है वैसे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हों तो वो भी आपको चीज़ बता देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं आपने इस चीज़ को कंटिन्यू करना और इस चीज़ से आपने बाज रहना है। अच्छा जी, इसमें वही 4 पॉइंट्स उन्होंने फिर दोबारा दे दिए हैं। एक्सप्लिसिट पर्पस हैं तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, या परसू द रीडर होता है। थर्ड पॉइंट इसका, टू परसूड द रीडर, मतलब आपका डॉक्यूमेंट, आपकी लिखी हुई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ राग़िब हो, आपकी बात मानने की तरफ आ जाए। और टू एनेक्ट या प्रोहिबिट समथिंग, या किसी को रोकना है आपने उस काम के लिए जो वो कर रहे हैं। वट एवर इज़ द जनरल पर्पज़ ऑफ एन ओवरऑल डॉक्यूमेंट, सर्टन सेक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑलवेज हैव स्पेसिफिक पर्पज़। जो भी पर्पज़ हो आपका डॉक्यूमेंट लिखने का, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट के जो स्पेसिफिक रहते हैं। वो क्या हैं? डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में आपके डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन सी होती हैं, ये आपके MCQs के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। और वो कह सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो 2 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, लिटरेचर रिव्यूज़ हैं और स्पेसिफिकेशंस हैं। ये 2 टाइप्स हैं। इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है इन लेटर्स में, इन डॉक्यूमेंटेशन में, और सेक्शंस इन द डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? इन डॉक्यूमेंट में सेक्शंस कौन से होते हैं? आप लोगों के बैकग्राउंड होता है, ठीक है। सेकंड आपकी थ्योरी होती है। फोर्थ आपका मटेरियल्स, रिजल्ट्स एंड टेबल्स। ये आपके इंफॉर्मेशन, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाह रहे हो तो आपने इन सेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपना डॉक्यूमेंट लिखना होता है। और वो डॉक्यूमेंट लिटरेचर रिव्यू भी हो सकता है और स्पेसिफिकेशंस भी हो सकती हैं। इसके एग्जांपल उन्होंने दे दिया, दिस डॉक्यूमेंट विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। उन्होंने न्यू ट्रेड सेंटर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और उन्होंने रीज़न देनी है कि आपको वो ट्रेड सेंटर न्यू इस्लामाबाद में क्यों बनाना है और किस लिहाज से बनाना है। तो ये सारे वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्यों चीज़ न्यू बन रही है, नहीं कह रही हूँ, न्यू बन रही है, सॉरी। डॉक्यूमेंट्स दैट गिव इंस्ट्रक्शंस, उसमें वो डॉक्यूमेंट टाइप जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जाए वो प्रपोजल्स होते हैं। और प्रपोजल में सेक्शन जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए, वो प्रोसीजर्स होता है और वर्क प्लान होते हैं। 2 सेक्शन ही होते हैं प्रपोजल में, जिसमें आपने इंस्ट्रक्शन देनी होती है उनको कोई ना कोई। और इसकी एग्जांपल उन्होंने कहा है, दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइन अ प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ट्रेड सेंटर इन इस्लामाबाद। वही बात है, उन्होंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस किस लिहाज से क्या क्या चीज़ आपने करनी है। तो वो सारा आपका इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट टाइप में आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट टाइप्स विच डॉक्यूमेंट्स मेंट टू परसूट द रीडर, वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपने रीडर को अपनी तरफ राग़िब करना है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? प्रपोजल्स हो सकते हैं, रिकमेंडेशंस रिपोर्ट हो सकती हैं, जॉब एप्लीकेशन लेटर्स होते हैं और रेज्यूम्स होते हैं। ये चारों चीज़ें परसूट द रीडर में आते हैं, मतलब जिसमें आपने रीडर को अपनी तरफ मुतवज्जो करना होता है ताकि वो आपकी बात अच्छे से समझ सकें। इसमें सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? डिस्कशन होती है, कंक्लूजन होती है और रिकमेंडेशन होते हैं। वही चीज़ उन्होंने एग्जांपल में दे दी है, ये आपके MCQs में आ सकते हैं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट मेंट टू इनेक्ट समथिंग, किसी को मना करना है तो एक्सेप्टेंस लेटर्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं और ऑथराइजेशन मेमोरेंडा हो सकता है।
और इसमें एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन साइट फॉर ट्रेड सेंटर अहेड, नो अनऑथोराइज्ड पर्सन अलाउड। मतलब यहाँ पे अब जो है ट्रेड सेंटर बनना शुरू हो गया और कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन यहाँ पे आना मना है। इम्प्लिसिट पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, एक्सप्लिसिट क्या था, जिसमें आपने क्लियर स्टेटेड अपनी बात जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देनी है। इम्प्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। आपने अपनी बात जो है वो क्लियरली अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी है, वो इम्प्लिसिट डॉक्यूमेंट कहलाता है। कीप योर इम्प्लिसिट गोल्स इन योर माइंड व्हेन राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। ज़ाहिर बात है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में क्लियरली बात नहीं बता रहे तो वो बात आपके अपने माइंड में होगी। इन एडिशन टू एक्सप्लिसिट गोल्स, writers almost always write with the other unstated but still extremely important implicit goal। वो किसी और बात को लेके चलेंगे, लेकिन वो भी जो बात उनके माइंड में चल रही है वो उनके माइंड में रहेगी, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी बात वो डॉक्यूमेंट में लिख के आपको दे देंगे। कॉमन गोल्स, जो एक्सप्लिसिट गोल में कॉमन गोल एक्सप्लिसिट नहीं इम्प्लिसिट डॉक्यूमेंट में जो कॉमन गोल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, वही बात है जो एक्सप्लिसिट में चाहिए होती है। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, और थर्ड पार्ट है टू डॉक्यूमेंट एक्शन। अच्छा जी, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप में क्या है, कम्युनिकेशन नॉट ओनली कन्वेज इन्फॉर्मेशन बट आल्सो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीकर एंड अ लिसनर और अ राइटर एंड अ लीडर। आप जब भी बात कर रहे हो वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, बट एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश हो रहता है। वहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा होता है स्पीकर के दरमियान में और लिसनर के दरमियान में, या अगर आप लोग कोई चीज़ लिख के अपनी बात बता रहे हो तो वो राइटर और रीडर के दरमियान में रिलेशनशिप होगा। A well written letter of inquiry, for example, and can being a professional connection that may last for years. Reader of research report often initiate long and fruitful correspondence with the authors। मतलब अगर आपने लेटर इतना अच्छा लिखे हैं तो शायद आपकी बात जो है वो काफ़ी अरसे तक, मतलब लास्ट फॉर ईयर्स, उनके माइंड में वो बात जो है साल साल आपकी शायद बात इतनी अच्छी उनको लगी हो कि साल तक उनकी माइंड में आपकी बात रहे। इवन seemingly impersonal documentation and instruction can, if written carefully to address our users need, establish a positive relationship between the user and producer of the product। और इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने यूज़र्स की नीड को एड्रेस कर रहे हो, उनको पहचान रहे हो कि जो भी चीज़ यूज़र्स को चाहिए, लोगों को चाहिए, वो आप दे रहे हो, तो प्रोड्यूसर और आपके दरमियान में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा और प्रोड्यूसर आपसे ही मशवरा करेगा कि हमें कौन सी चीज़ जो है प्रोड्यूस करनी चाहिए या किस प्रोडक्शन से उनकी फैक्ट्री को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। An underlying goal of all technical and scientific writing is to get the reader to trust the writer's credibility। जब भी हम लोग टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग में बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो गोल होता है वो क्या होता है कि रीडर जो है हम पर ट्रस्ट करें और हमारी जो राइटर्स क्रेडिबिलिटी है, जो हमारी क्वालिटी है कि हम पे यकीन किया जाए, वो चीज़ उनको मिले हमसे। साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रिसीजन। ये आपका MCQ हो सकता है कि प्रिसीजन पर बेस्ड करता है आपकी साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग। अकॉर्डिंगली एंड टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट शुड जस्टिफाई द रीडर्स कॉन्फिडेंस इन द एक्यूरेसी ऑफ इट्स कंटेंट, स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका MCQ है कि जो भी वो चीज़ लिख रहा है वो जस्टिफाई करता है कि उस राइटर के कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उसकी जो स्टाइल है वो कैसा है, और उसका कंटेंट जो वो पेश कर रहा है वो कितना अच्छा है, वो कितना सेटिस्फाइड है। केयरफुली क्वालिफाई स्टेटमेंट्स दैट नीड टू बी क्वालिफाइड। और वो सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ अच्छे से लिखनी है, जिस तरीके से आपकी बात जो है
बेहतर तरीके से मानी जा सके। इफ़ योर रीडर बिगिंस टू डाउट योर एबिलिटी or intend to analyze and shape data with a minimum of distortion, the document will no longer be effective. ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि what was the result of the reader doubt on your ability. अगर तो उसको डाउट होता है आपकी एबिलिटी पे और वो जो है डिस्टॉर्शन उसकी माइंड में पैदा होती है कि पता नहीं ये बात कौन सी कर रहा है, किस टाइम पे कौन सी कर रहे हैं, तो इसी क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है वो उसके लिए कोई मानी नहीं रखेगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और ना ही आपको इस काबिल समझा जाएगा कि आपके उस डॉक्यूमेंट पे कोई असरअंदाज या कोई काम उस पर किया जाए। टू डॉक्यूमेंट एक्शन, scientists, engineers and managers often use writing to create permanent records of their thoughts and actions. जो भी काम कर रहा हो वो साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, उन्होंने अपने जो काम और एक्शंस वो कर रहे होते हैं उनका कोई ना कोई परमानेंट रिकॉर्ड रखना होता है। क्यों? क्योंकि बाद में कोई अगर चेकिंग करने वाला आ जाता है या कोई और इशू हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू अपनी बात जो है आगे रख सकते हैं और उस पर ओवरकम कर सकते हैं, उस बात से निकल सकते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन इज दैट writing can be fairly permanent whereas speech vanishes as soon as it is produced. सबसे जो बड़ा डिफरेंस है रिटन फॉर्म में और बोलने बातचीत में वो क्या है कि जो लिखी हुई चीज़ है वो परमानेंट हमारे पास मौजूद रहती है, सेव रहती है। हम किसी भी टाइम पे वो बात निकाल के वो रिकॉर्ड्स निकाल के दिखा सकते हैं कि हाँ जी ये बात ऐसे हुई थी, हम लोगों के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है वो गलत हुई है, या जो भी आपको कोई नुकसान हो रहा होगा तो आप रिटन फॉर्म में जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो निकाल के दिखा सकते हैं। लेकिन जो आपने बोल के बात की होगी वो 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन लोगों के दिमाग में बात रहेगी और उसके बाद वो वैनिश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बात जो है वो उसके बाद नहीं मानी जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ ऑफन मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ इन रिटन डाउन। और कम्युनिकेशन जब भी आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन लिखावट में मौजूद होगी तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होगी बनिस्बत ऑरली जो बात की जाएगी। मेक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, सजेशंस और ऑब्जेक्शंस इन रिटन फॉर्म। जब भी आपने कोई ऑब्जर्वेशन करनी हो या कोई किसी को सजेशन देनी हो या कोई आपको उनकी बात अच्छी ना लगी हो उस पर ऑब्जेक्शन करना हो तो आपने रिटन फॉर्म में देनी है ताकि वो एज इट इज़ साल हर साल उनके पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद रहे। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्टिव एट द बिगनिंग। आपने जो भी बात करनी है वो स्टार्ट में लिखें ताकि लोग अगर पढ़ना चाहें, कोई भी इंसान उस आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहे तो स्टार्ट में उसे पता चल जाए कि आपका मकसद क्या था उस डॉक्यूमेंट को लिखने का, उस एप्लीकेशन को लिखने का, लेटर को लिखने का, रिज्यूम को लिखने का। तो रीडर ऑफ टेक्निकल राइटर्स आर ऑफन बिजी पीपल। सारी बात है, जो जिसको आपने लेटर लिखना होता है वो किसी इंस्टीट्यूट के हेड होंगे या प्रिंसिपल होंगे या जो भी हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करें जो आपने 1-2 पेज पे लिखा होता है। तो उन्होंने मेन बात पढ़नी होती है। तो मेन बात आप कोशिश करें कि आपने फ्रंट पे लिखी हो, बिगनिंग में लिखे हो ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो और आपके लिए भी उनको आसानी से अप्रोच कर सकें। सच ए स्टेटमेंट विल अलर्ट देम दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड फर्दर। और ये उनको बताता है, जो आपने बात स्टार्ट में लिख दी है आपका अपना मकसद, तो वो उनको बताता है कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है वो सारे का सारा पढ़ना है ताकि आपको कोई उससे फ़ायदा हो सके। ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, मैंने कट कर दी थी। नेक्स्ट है पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन रीडिंग समथिंग। पीपल का, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है अगर वो कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो व्हेन पीपल रीड दे रिस्पॉन्ड इन 2 वेज। ठीक है, जब भी जाहिर बात है अब हम लोग भी कोई बुक पढ़ लेते हैं तो उसमें हमारा 2 रिएक्शन होते हैं, या तो हमें अच्छी लगती है और या हमें चीज़ लिखी हुई वो बुरी लगती है। देख लें वो क्या कहते हैं, ये आपका MCQs हो सकता है। दे थिंक एंड दे फील एट द सेम टाइम।
अब मैंने जो है आपको अच्छी और बुरी में फ़र्क बताया है। यहाँ पे देख लें, वो कह रहे हैं या तो वो कहेंगे और सोचेंगे और महसूस करेंगे, तो एट अ सेम टाइम वो महसूस भी करेंगे और वो सोचेंगे भी जो चीज़ आपने लिखी है वो क्या है, और फोकस योर अटेंशन ऑन एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन टू बी डिलीवर्ड एंड प्रेजेंट इट इन सच अ वे दैट इज़ व्यूड फेवरेबली। आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए लिखी हुई जा रही है कि जो भी चीज़ आपने लिखी है, जो भी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं लोगों तक, वो आपकी फेवर में ही रीड की जाए और आपकी फेवर में ही उसका उनका रिएक्शन हो। कोई भी ऐसी बात ना हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट को या आपकी लिखी हुई चीज़ को रिजेक्ट करें।